हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर हमारा हिस्ट्री ओरिएंटेड है और आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए हमने दो बुक्स का यूज़ किया है, एक शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी से विभाजन तक और दूसरी बिपिन चंद्रा की बुक। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी उसका एक उपयोग माना जा सकता है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही बेकार सिद्ध हो रहा था। और इसका अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, वो पब्लिक कर दिया गया था दिसंबर 1903 में और पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया जुलाई 1905 में। 2 साल का लगभग समय था दोनों के बीच में और इसी बीच एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई इस चीज़ की कि बंगाल का पार्टीशन किया जाना है, उसी दौरान एजिटेशन बंगाल में बढ़ने लग गया था। जैसा कि हम सबको पता है कि बंगाल उस समय मोस्ट अवेयर स्टेट हुआ करता था इंडिया का, और वहाँ के लीडर्स जो थे वो उस समय इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए नेशनलाइजेशन की फीलिंग को लिट अप कर रहे थे। इंडिया में वो नेशनलाइजेशन की फीलिंग बढ़ा रहे थे और यही चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। उनको लग रहा था कि अगर ये इसी तरह यूनाइट रहे तो फिर ब्रिटिश राज का सत्ता बहुत दिनों तक भारत में कायम नहीं रह पाएगा, और इसी की वजह से उन्होंने बंगाल के विभाजन का फैसला लिया था। हालांकि उन्होंने इसके पीछे अलग कारण दिया था जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और जो बंगाल के लीडर्स थे उस समय, उन लोगों ने स्टार्ट किया ब्रिटिश डिसीज़न को अपोज करना पार्टीशन ऑफ बंगाल के परिप्रेक्ष्य में, और उन्होंने कहा कि बंगाल का पार्टीशन किसी भी कीमत पे वो होने नहीं देंगे। और सबसे अलग चीज़ कि इस जो मास मूवमेंट था इसमें पार्टिसिपेशन महिलाओं और स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत बड़े तौर पे किया गया, जो उस समय के सिनारियों में एक अलग चीज़ था, क्योंकि महिलाओं को हमेशा से डिप्राइव्ड माना जाता रहा है। लेकिन उस समय महिलाओं ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आपके सामने भी फ़िलहाल जो तस्वीर दिख रही है वो वायसराय ऑफ इंडिया रह चुके हैं 1899 से 1905 तक, जिन्हें लॉर्ड कर्जन के नाम से हम जानते हैं। और यही एक पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल थे उस समय बंगाल का पार्टीशन करने के लिए। इनकी कहा जा सकता है कि इनके दिमाग की उपज थी और इनकी सोची समझी रणनीति थी कि किस तरह से बंगाल को विभाजित करके इंडियन नेशनल मूवमेंट को कमज़ोर किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि रीज़न्स क्या रहे पार्टीशन करने के पीछे। ऑफिशियल रीज़न जो इन्होंने दिया वो ये था कि बंगाल का क्षेत्र अभी बहुत बड़ा है, तो उसको अगर हम कम करेंगे तो हम प्रशासनिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो ईज़िली लोगों तक प्रोवाइड कर सकेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम होगा गवर्नमेंट पे, यानी गवर्नमेंट ईज़िली रन कर सकेगी। दूसरा इन्होंने ये दिया रीज़न कि ज़्यादा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ज़्यादा प्रभावकारी प्रशासन सिद्ध होगा बंगाल में अगर विभाजन हो जाता है तो। और उस समय बहुत ज़्यादा फेमीन यानी कि अकाल पड़ रहे थे और बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे थे, तो उनका कहना था कि अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे और ये छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएगा तो फिर ईज़िली हम जो अकाल पड़ रहा है उसको कवर अप कर पाएंगे, क्योंकि तब हमारे पास प्रशासनिक ढांचा जो होगा वो थोड़ा और बड़ा होगा और हम उस पर काम कर पाएंगे। दूसरा जो इनका तर्क था वो ये था कि इसका विभाजन करने के साथ ही जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ तक अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पहुँच नहीं बन पाई है उसको भी ये अटेंड कर पाएंगे और उनकी भी हेल्प कर पाएंगे। इनके जो ऑफिशियल रीज़न थे ये सिर्फ एक मास्क की तरह था, एक जिसे कहते हैं चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा था, ये रियलिटी नहीं थी। जो एक्चुअल रीज़न था वो ये था कि बंगाल एक तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट का गढ़ बन चुका था और उसी पावर को, उस अवेयरनेस को वीकन करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए इस विभाजन को किया जा रहा था। और ये किया किस लिए जा रहा था? पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल के तहत इसको किया जा रहा था। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमेशा से इंडिया के लिए पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल फॉलो अप किया है कि फूट डालो और राज करो। इसके लिए उनका ये पहला स्टेप माना जा सकता है। पहला स्टेप क्यों? जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद इन्होंने मुस्लिमों को भड़काना शुरू किया, जो डिप्राइव्ड सेक्शन के मुस्लिम थे, एलीट क्लास नहीं, जो डिप्राइव्ड थे उनको भड़काना शुरू किया। और जो पहले एकदम यूनाइट थे फिर बाद में इन्होंने बाकी अदर कम्युनिटी, दलित, सिख सबको भड़काना शुरू किया
कि नहीं आपको अलग अलग रहना है, आपको एक साथ नहीं लड़ना है। ये सब चीज़ें इनके पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत ही आती हैं। इन्होंने विभाजन किया, फिर 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए। फिर हम लोग देखते हैं कि ऐसे ये अपनी चाल चलते रहे कि किस तरह से ये भारत को कमज़ोर बना पाएँ और किस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो उस समय एक रिदम चल रहा था उसको तोड़ पाएँ। जो इनके रिएक्शन ये स्पेशली जो वहाँ के लीडर्स थे उनको दिखाने का, उनको ये शो करना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आपकी राय का और आपके मूवमेंट का हम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक्चुअल रीजंस ये माने जाते हैं बंगाल विभाजन के पीछे। अभी हम देखते हैं कि कैसे डिवीज़न किया गया, किस प्रकार से डिवीज़न किया गया। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर डिवीज़न किया गया। और इन्होंने बहुत ही शातिर चाल चली कि इन्होंने बंगालियों को बंगाल में ही मिनॉरिटी घोषित कर दिया। बहुत अजीब लगता है सुन के कि कोई अपने ही क्षेत्र में मिनॉरिटी के सेक्शन में आ जाए। तो वही दौर उस समय यही सीन हुआ कि बंगाल में बंगाली भाषा जो बोलते थे वो 17 मिलियन और हिंदी और उड़िया बोलने वाले 37 मिलियन लोग हो गए थे। तो वो अपने ही क्षेत्र में मिनॉरिटी हो गए थे। दूसरा था कि रिलीजन के बेसिस पे हमेशा से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे साथ, जब उनको समझ में आया कि भारतीय धर्म को लेके बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं, तो उन्होंने इसको एक शस्त्र की तरह यूज़ किया हमारे खिलाफ। और ऐसा ही वहाँ पे भी हुआ। इन्होंने जब बंगाल को 2 डिवीज़न में किया तो जो वेस्टर्न हाफ था इसका वो हिंदू मेजॉरिटी था और उसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार था। और इन्होंने कहा कि वहाँ पे हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। और जो हमारा ईस्टर्न हाफ था बंगाल का, उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी का क्षेत्र था वो, वहाँ पे ईस्ट बंगाल और असम का क्षेत्र था जिसकी कैपिटल इन्होंने ढाका बनाई। तो इन्होंने बंगाल को धार्मिक आधार पे बांट दिया, वहाँ पे हिंदू मुसलमान के आधार पे उनको बांट दिया और उनकी एकता को तोड़ना चाहा अपने इस विभाजन के फैसले से। अब हम देखते हैं कि जब विभाजन का फैसला आया तो उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या रहा और किस तरह से एंटी पार्टीशन कैंपेन चलाया गया। वो दिन 16 अक्टूबर 1905 का दिन था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, यानी कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। और इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में जाना गया। लोगों ने उपवास रखे, गंगा स्नान किया और पैदल चल चल के मार्च किया। वंदे मातरम और अमर सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और 1971 में जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना, वो ये लोग इसको अपनी बेसिक लाइन बना के इन्होंने प्रोटेस्ट किया और एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी ताकि ये यूनिटी का सिंबल दिखा सकें कि आप कितना भी हमें धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे अलग करें, हम अलग नहीं होंगे, हम एक हैं। और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये 2 लीडर्स उस समय जो बंगाल के थे, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स अरेंज की, मैसिव मीटिंग्स हेल्ड हुई कलकत्ता टाउन हॉल में अगस्त 1905 में। और बायकॉट रेजोल्यूशन पास किया गया। बायकॉट रेजोल्यूशन पास करने के साथ साथ ये प्रोक्लेम किया गया कि अब स्वदेशी मूवमेंट चलेगा। बायकॉट रेजोल्यूशन और स्वदेशी मूवमेंट में अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि बॉयकॉट में ये था कि विदेशी वस्तुओं का पूर्ण तरह से बहिष्कार किया जाएगा और स्वदेशी वस्तुओं का यूज़ होगा। अभी देखते हैं एक्शंस ऑफ मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स मतलब नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल। तो इनके नेता जैसे कि नरम दल में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, के मित्रा, पृथ्वीश चंद्र रे, ये लोग नरम दल के सदस्य थे और इनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम पेटिशन, पब्लिक मीटिंग, प्रोपोगेंडा, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर के ज़रिए हम अपनी बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे 1 to 1 करें, हम उनसे फेस ऑफ करें या फिर रिवोल्ट करें। और दूसरी तरफ जो गरम दल के नेता थे जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष जैसे नेता थे, इनका मानना था कि अब बहुत हो चुका और अगर इनको बात से ही मानना होता तो अभी तक इनको समझ में आ जाना था। अब समय है प्रोटेस्ट करने का, रिवॉल्यूशन करने का। और हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में इन लोगों का बहुत अहम योगदान रहा है। इन्होंने क्रांतिकारी जीवन जिया और भारतीय जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसको एक नए आयाम तक लेके गए। 1905 के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया स्वदेशी मूवमेंट के वजह से बंगाल में।
बंगाल में क्या लगभग इंडिया में ही देखा जाए तो उस समय रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स का ग्रोथ होने लग गया था। और उस समय एक्सट्रीमिस्ट का ये कहना था कि अभी तक हमने बहुत से पिटिशन्स साइन किए, बहुत से न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स लिखे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उस समय के जो पॉपुलर एडिटोरियल्स थे वो हिताब्दी, संजीवनी, बंगाली, ये सब थे। जैसे कि संजीवनी के मित्रा इसके एडिटर रह चुके हैं। एस.एन. बैनर्जी बंगाली के एडिटर थे। तो इन लोग का क्या था कि इनका ये था कि हम पेटिशन्स डालेंगे, हम अपने लेख लिखेंगे, इससे हमारी आवाज़ ब्रिटिश सत्ता तक पहुंचेगी और उनको समझ में आएगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या गलत हो रहा है। लेकिन इसके इतर एक्सट्रीमिस्ट का ये कहना था कि आपने अभी तक ये चीज़ें बहुत अपनाई हैं, ये चीज़ आप करके देख चुके हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, अब ज़रूरत है उनको उन्हीं के तरीके से उन पे वार करने की। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ लीडर्स जो लीड कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक उस समय इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे पुणे और बॉम्बे से। इन्होंने ही वहाँ पे शिवाजी उत्सव और गणेश महोत्सव को स्टार्ट किया, जिससे कि भारत में यूनिटी बनी रह सके। और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो हैं ये पंजाब का क्षेत्र संभाल रहे थे और सैयद हैदर रजा दिल्ली का क्षेत्र संभाल रहे थे। उधर साउथ इंडिया में चिदम्बरम पिल्लई मद्रास का क्षेत्र संभाल रहे थे। यहाँ पे आप कुछ पिक्स देख सकते हैं जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और श्री अरविंदो घोष जी की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। आगे है कि फॉर्म ऑफ बॉयकॉट। देखिए आपको एक ये दिख रहा होगा छोटा सा पोस्टर टाइप का जिसमें लिखा है बाई स्वदेशी। आपको एक छोटा सा ये पोस्टर टाइप का दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है बाई स्वदेशी। किस तरह से स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसका मेन मोटो जो था कि बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट सर्विसेज, कोर्ट एंड टाइटल्स। पूरी तरीके से बहिष्कार करना था विदेशी वस्तुओं का, सरकार का, सरकारी स्कूल का, कॉलेजेस का, गवर्नमेंट सर्विसेज का, कोर्ट का और इवन टाइटल्स का। जो टाइटल दिए गए थे कुछ नेताओं को उसका पूरी तरीके से बहिष्कार करना था। मैसिव रेजिस्टेंस के लिए कॉल किया गया, यानी कि सब लोग अपोज करें इन चीज़ों का, तभी जाके कुछ बात बनेगी। स्वदेशी सॉन्ग जो थे और सोशल वर्क, नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पे सोशल वर्क ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। स्वदेशी सॉन्ग चुने गए भारतीयों के द्वारा अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने इन स्वदेशी गानों का सहारा लिया। स्वदेशी क्राफ्ट्स को बढ़ावा दिया गया। पब्लिक मीटिंग और प्रोसेशंस को बढ़ावा दिया गया बॉयकॉट के लिए। फिर आगे हम देखते हैं कि आउटकम्स क्या हुए। ट्रेडिशनल फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, जैसे गणपति, जैसा कि मैंने अभी बताया कि गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जब वो इस मूवमेंट को रेज आउट कर रहे थे और जब इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। और दूसरा स्वदेश बांधव समिति इस्टेब्लिश किया गया ए.के. दत्ता के द्वारा। बंगाल नेशनल कॉलेज अरविंदो घोष द्वारा इस्टेब्लिश किया गया और ये हुआ कि अब भारतीय शिक्षा भारत में प्रोवाइड की जाएगी। बहुत से इंडिजिनस इंटरप्राइजेस, इंडिजिनस मतलब भारतीय, जो मूल भारतीय थे, इंडिजिनस इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश किए गए, जैसे कि बंगाल केमिकल, आपको पता होगा कि पी.सी. रे द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था बंगाल केमिकल्स। और बॉम्ब फैक्ट्री लगाई गई हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा 1908 में। और ये दोनों जो फैक्ट्रीज थी वो बहुत बड़ी हेल्प प्रोवाइड करती थी इनको, जो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थे उनको बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देने से लेके उनको बॉम्ब प्रोवाइड करने तक की हर एक चीज़। देखिए एक छोटा सा बैनर आपको सामने दिख रहा होगा जिसमें है पब्लिक मीटिंग एंड बोन फायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स। किस तरह से जो विदेशी कपड़े थे उनको इकट्ठा करके उनको जलाने की एक कह दीजिए कि एक फंक्शन रखा गया कि उनको जलाया जाएगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम अपना काम खुद से कर सकते हैं। तो ये एक एजिटेशन दिखाने का एक तरीका था, अपोज करने का एक तरीका था। फिर ये बंगाल पार्टीशन के बारे में लिखा हुआ है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एक था एच.एच. रीजले। एच.एच. रीजले ने कहा था कि बंगाल जब तक एक है तब तक वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर बंगाल में अगर भारत में ब्रिटिश सत्ता को बनाए रखना है तो। आगे हम देखते हैं कि एस.एन. बैनर्जी ने इसको लेके स्टेटमेंट दिया था कि द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल्ट लाइक अ बॉम्बशेल।
तो ये इतना ज़्यादा हैरत अंगेज करने वाला फ़ैसला था कि ये सबको नामंजूर था, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत ही कड़ा रुझान था इंडिया के प्रति, जो कि नहीं होना चाहिए था। और कल्चरल स्फीयर इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं कि कल्चरल कैसा इम्पैक्ट पड़ा भारत पे, तो कई सॉन्ग्स जो रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल, इन लोग के कई सॉन्ग्स को इंस्पिरेशन के तौर पे यूज़ किया जाने लगा। अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, इन लोगों ने स्टार्ट किया पेंटिंग करना इंडियन आर्ट का। विक्टोरियन फॉर्म से अब आर्ट जो है वो शिफ्ट हो गई थी इंडियन आर्ट की तरफ, और इंडियन साइंस कांग्रेस का गठन किया जाता है जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। फाइनली 1911 में, जब 1911 तक ये एजिटेशन चलता रहता है, मास प्रोटेस्ट चलता रहता है, और 1911 के दिल्ली दरबार के साथ इसको पार्टीशन को नल एंड वॉइड प्रूफ किया जाता है और पार्टीशन वापस ले लिया जाता है। तो भारतीयों ने उस समय, स्पेशली बंगालियों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी बंगाल को बचाने के लिए। और इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलता है हमें कि ब्रिटिशर्स ने क्या कुछ नहीं किया भारत को तोड़ने के लिए। डिवाइड एंड रूल उनकी सबसे बेकार नीति साबित हुई भारत के लिए। ये जब 1911 में वापस लिया गया, उसके बाद बंगाल फिर एक हो गया, और उसके बाद 1947 के पार्टीशन के दौरान ही बंगाल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसमें वो ईस्ट पाकिस्तान बना और बाद में बांग्लादेश बना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका किसी तरह का कोई सवाल या फिर किसी तरह का कोई सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में नोटिफाई करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।